हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं। आज हम खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320। मैंने आपको कल ही बताया था कि ईयर्स आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में याद रखने हैं, अच्छी तरह से याद रहते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो है 1290 से लेके 1320 तक। और खिलजी ये भी तुर्क शासक थे, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसका शासनकाल था, उसका रूलिंग पीरियड था 1290 से लेके 1296 तक। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1296 तक। और इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रियल नेम है या एक्चुअल नेम है, वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रियल नेम, वास्तविक नाम या एक्चुअल नेम है मलिक फिरोज। और जो ये खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे आई थी, इसी खिलजी डायनेस्टी को जो दिल्ली सल्तनत में आई थी उसी को क्या बोला जाता है, खिलजी क्रांति। और ये शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। जो भी 5 डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत में, जैसे कि पहले स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। इन 5 ही डायनेस्टी में सबसे यदि कम या शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाए तो वो किसका है, खिलजी डायनेस्टी का है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, उसने एक टाइटल लिया था, शाइस्ता खान नाम का टाइटल लिया था। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शाइस्ता खान नाम का टाइटल किसके पास था, तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को और एक टाइटल दिया गया था, वो था आरिज ए मुमलिक। आरिज ए मुमलिक का पद दिया था। आरिज ए मुमलिक मतलब सेना का मंत्री। और वो किसने दिया था,
कैकुबाद ने दिया था। कैकुबाद ने दिया था। वो कैकुबाद किसका, स्लेव डायनेस्टी में रूल करता था। वो सेकेंड लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, कल हमने पढ़ा था। तो उसी कैकुबाद ने आरिज ए मुमलिक का पद दिया था किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि फाउंडर है खिलजी डायनेस्टी का। इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज्याभिषेक किया था दिल्ली में किलघोरी या कोलागढ़ी जगह पे। इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज्याभिषेक किया था कहाँ पे, दिल्ली में किलघोरी या कोलागढ़ी जगह पे। यहाँ पे बलबन का लाल महल था, कहाँ पे, किलघोरी या कोलागढ़ी जगह पे बलबन का लाल महल था, वहीं पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज्याभिषेक किया था। मुसलमानों का यदि दक्षिण में प्रथम आक्रमण यदि किसके शासनकाल में हुआ है, तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। अब तक सभी मुसलमानों ने सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे अटैक किया था, कोई भी साउथ इंडिया में नहीं गया था। लेकिन दक्षिण में पहला आक्रमण किसने किया था दक्षिण में, वो है किसके शासनकाल में हुआ था, वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। और वो कहाँ पे हुआ था, देवगिरी, महाराष्ट्र में एक देवगिरी जगह है, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से देवगिरी 15 किलोमीटर पे आता है। तो वहाँ पे इसी शासनकाल ने दक्षिण पे अटैक किया था देवगिरी महाराष्ट्र में। और तब देवगिरी महाराष्ट्र का जो रूलर था वो था रामचंद्र देव। देवगिरी का रूलर कौन था तब, रामचंद्र देव। इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा या दामाद, वो भतीजा भी था और दामाद भी था, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो मैक्सिमम आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उससे रिलेटेड आएगा। और पद्मावत मूवी देखा होगा आपने शायद, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को ही दिखाया गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था अली गुरशास्प। क्या था अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम, अली गुरशास्प, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कारा नाम की एक जगह है, कौशाम्बी में कारा नाम की एक जगह है, वहाँ का इक्तेदार था। इक्तेदारी सिस्टम तो पता है आपको, इक्ता सिस्टम है ना, वो का किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी वो चल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी इक्तेदार था कारा का, कौशाम्बी में कारा है वहाँ का। तो 1296 में थर्ड अटैक हुआ था मंगोलाइड्स का दिल्ली सल्तनत पे, थर्ड अटैक। आपको फर्स्ट और सेकेंड अटैक पता है। फर्स्ट अटैक हुआ था बैरम शाह के टाइम पीरियड में, सेकेंड अटैक हुआ था मंगोलाइड्स का किसके, बलबन के टाइम पीरियड में, और थर्ड अटैक हुआ था मंगोलाइड्स का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड पे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उस आक्रमण का उत्तर दिया था और मंगोलाइड्स को हरा दिया था। फिर मंगोलों के 2000 सोल्जर्स थे, 2000 सोल्जर्स थे, वो जलालुद्दीन के पास आए और उन्होंने जलालुद्दीन से शरण मांगी। तो फिर जलालुद्दीन ने उनको शरण दी, लेकिन कहा कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकारना पड़ेगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तभी मैं आपको शरण दूंगा। तो वो 2000 सोल्जर्स ने इस्लाम कबूल किया और उन्हीं 2000 सोल्जर्स को नवीन मुसलमान कहते हैं। और इन नवीन मुसलमानों के लिए एक सिटी बनाई थी जो कि मुगलपुर है। मुगलपुर कहाँ पे, दिल्ली में। इसी नवीन मुसलमानों के लिए एक सिटी बनाई थी, वो कहाँ पे है, मुगलपुर में है। और वो मुगलपुर है दिल्ली में, जो कि आज के डेट पे मंगोलपुरी कहा जाता है। वर्तमान में इसी मुगलपुर को मंगोलपुरी कहा जाता है, ठीक है। तो 1296 में क्या हो जाता है, जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है। और वो कौन करता है, जलालुद्दीन का भतीजा ही, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद मतलब कौन, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। और यदि वो ऑफकोर्स जलालुद्दीन की हत्या कर देगा तो अब राज कौन करेगा खिलजी डायनेस्टी पे, ऑफकोर्स अब राज करेगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, वो ये था, फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। अब उसकी हत्या हो चुकी है। अब अलाउद्दीन खिलजी रूल करना स्टार्ट किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेके 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेके 1316 तक।
और ऑफ कोर्स ही किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड बिकम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की सिंहासन प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत का वो रूलर बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी। और उसी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था अर्क-अली खान। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा था अर्क-अली खान और उसे भी इस अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। और जो भी बलबनी एवं जलाली अमीर थे उनकी भी हत्या कर दी। बलबनी अमीर मतलब जो कि बलबन के टाइम पीरियड वाले जो अमीर थे, जो कि अभी इसके शासनकाल में भी थे, और वो जलाली अमीर मतलब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम वाले जो अमीर थे जो कि अभी इसके भी शासनकाल में थे, उन सभी अमीरों की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की, क्योंकि उसे पता था कि यही लोग हैं जो मुझे आगे जाके धोखा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सबकी हत्या कर दी इन अमीरों की, और खुद का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक कर दिया दिल्ली में लाल महल जो है बलबन का, वहाँ पे उसने अपना खुद का राज्याभिषेक कर लिया। और जो जोधपुर इंस्क्रिप्शन है यानी जोधपुर अभिलेख है, वहाँ पे संस्कृत में उसको कंपेयर किया है गौर से। जोधपुर अभिलेख में जो संस्कृत में एक अभिलेख मिलेगा, जोधपुर अभिलेख उसे कहा जाता है, वहाँ पे इसी अलाउद्दीन खिलजी को भगवान के साथ कंपेयर किया है। और यदि आपने पद्मावत देखी होगी तो उसको शायद आपको तो पद्मावत में उसका बहुत क्रूर रूप दिखाया है, लेकिन इसी जोधपुर जो अभिलेख है वहाँ पे उसको भगवान के साथ कंपेयर किया अलाउद्दीन खिलजी से। और ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड स्टैंडिंग आर्मी। और ये पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसके पास स्थायी सेना थी। ठीक है, और इसी ने क्या कर दिया, ही ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग टू हिज आर्मी। उसने अपने सेना को नगद में वेतन देना शुरुआत किया, मतलब वो कैश में पेमेंट करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हमें पता है इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता सिस्टम स्टार्ट की थी, तो इक्ता सिस्टम ही आगे चलती थी, लेकिन इसने क्या किया, कैश में रकम देना भी स्टार्ट कर दिया, नगद वेतन स्टार्ट कर दिया आर्मी को। और फिर 1298 में फोर्थ अटैक हो गया मंगोलाइट्स का दिल्ली सल्तनत पे। 1298 पे फोर्थ अटैक हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमें पता है। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट याद है ना, और सेकेंड है ना, याद आ रहा है ना? हाँ, और थर्ड भी आपको याद आ रहा होगा क्योंकि थर्ड तो मैंने अभी बताया। ऐसे हमें कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। और अभी फोर्थ अटैक है मंगोलाइट्स का दिल्ली सल्तनत पे। कब हुआ था? 1298 में। और किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हो गया था। और फिर यही अलाउद्दीन खिलजी उसने 3 टाइम्स मंगोलाइट्स को पराजित किया था। और सबसे ज़्यादा यदि अटैक किसके शासनकाल में हुए होंगे मंगोलाइट्स के, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। और उसने 3 बार उस मंगोलाइट्स को हरा के भगाया था। देन 1298 में जब वो सुल्तान बन जाता है तो वो उसका फर्स्ट अटैक जो है, सुल्तान बनते ही जो उसका अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट अटैक जो है ना, वो माना जाता है रणथंबोर पे। एग्जाम में यदि आएगा कि फर्स्ट अटैक किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ पे हुआ था फर्स्ट अटैक, तो वो है रणथंबोर में। और इसी रणथंबोर का तब रूलर था हमीर देव। ठीक है, फिर 1298 में उसने फर्स्ट अटैक किया एज ए सुल्तान। तभी 1299 में मतलब सेकेंड उसके एक ही साल बाद उसने गुजरात पे अटैक कर दिया। और गुजरात में उस वक्त क्या था, बघेल शासक था, बघेल रूलर राज करता था, बघेल शासक। ठीक है, और वो बघेल शासक कौन था? कर्णदेव। तब कर्णदेव था जो बघेल एक शासक था, वो रूल कर रहा था गुजरात पे। और गुजरात के आक्रमण में उसे सबसे अच्छी चीज़ ये मिली थी कि वहाँ पे उसको एक स्लेव मिला था जो था मलिक काफूर। और मलिक काफूर आपने पद्मावत मूवी में देखा भी होगा। मलिक काफूर एक किन्नर था यानी खिजड़ा था, और इसी मलिक काफूर का बहुत ही अच्छा वो नॉलेज वगैरह बहुत अच्छा था, इसीलिए उसी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कमांडर इन चीफ
यानी सेनापति नियुक्त किया था। बहुत बहादुर था मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बीच में अमीर खुसरो के लिए। अमीर खुसरो का हम पढ़ लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब देखते हैं अमीर खुसरो। ही वॉज द फेमस पोएट इन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो बहुत ही फेमस पोएट था। और अब अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो का बर्थ कहाँ पे हुआ था? पटियाली। पटियाली एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में पड़ती है। पटियाली एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में पड़ती है। तो वहाँ पे अमीर खुसरो का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और उसकी डेथ यानी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। आमिर खुसरो की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इसी आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया यानी तोताए हिंद कहा जाता है। इसी आमिर खुसरो को क्या? तोताए हिंद कहा जाता है। और इसी आमिर खुसरो ने सितार एंड तबला यानी सितार और तबला का आविष्कार किया था। इसी आमिर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया है। और इसी ने कव्वाली गायकी भी स्टार्ट की है। तो आमिर खुसरो ने ही कव्वाली गायकी स्टार्ट की है और सितार और तबला का भी आविष्कार किया था। और खड़ी बोली जो है, जो शायद अभी भी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, वो भी स्टार्ट की थी आमिर खुसरो ने। खड़ी बोली भी किसने स्टार्ट की थी या किसने आविष्कार किया था खड़ी बोली का? वो है आमिर खुसरो। और इसी आमिर खुसरो ने कश्मीर को आमिर खुसरो ने क्या बोला था? पैराडाइज ऑफ अर्थ यानी धरती का स्वर्ग। इसी आमिर खुसरो ने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ यानी धरती का स्वर्ग कहा था। इसकी आमिर खुसरो के एक बुक भी है, उसका नाम है खमसाए खुसरो। आमिर खुसरो की एक बुक है जिसका नाम है खमसाए खुसरो। और हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि आमिर खुसरो का करियर बलबन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। आमिर खुसरो का कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? करियर बलबन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन ऐसा आदमी है जिसने बहुत सुल्तानों का मतलब मैक्सिमम सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो वो है अमीर खुसरो। ही वॉज कंटेम्पररी टू मैक्सिमम सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। वो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम सुल्तान जो दिल्ली के थे उनका समकालीन था। कौन? अमीर खुसरो। और इसी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को एक टाइटल दिया था जो था सुल्तान ए जहान। आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को टाइटल दिया था क्या? सुल्तान ए जहान, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फेमस पोइट था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी को ही टाइटल देगा, क्या देगा? सुल्तान ए जहान। और अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। फिर नेक्स्ट 1303 यानी 1303 में चित्तौड़ अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान करता है। और इस चित्तौड़ अभियान का सोर्स हमें कहाँ प्राप्त है? एक नॉवेल, एक उपन्यास है पद्मावत नाम का। पद्मावत नाम की एक उपन्यास है या एक नॉवेल है और उसका राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो उपन्यास लिखा था पद्मावत नाम का, उसी पद्मावत से हमें चित्तौड़ अभियान की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो शेरशाह सूरी के पीरियड में था। वो तब लिखता है चित्तौड़ अभियान तो 1303 में हुआ था, लेकिन शेरशाह सूरी का जो पीरियड था ना तब 1540 में इसने बुक लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसी पद्मावत उपन्यास से पद्मावत मूवी भी बनाई गई है। लेकिन वो मूवी में जो भी हुआ है वो हमारे एग्ज़ाम से कुछ रिलेटेड नहीं, वहाँ से एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसे अभी नहीं देखेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे 1306 या 1306 में इसी अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट किया था। मतलब वो अभी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। अभी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से खुश नहीं था, वो चाहता था कि मैं पूरा का पूरा इंडिया जीत लूँ। इसलिए उसने साउथ इंडिया मिशन
स्टार्ट कर दिया दक्षिण भारत अभियान। और ऑफ कोर्स ये दक्षिण भारत अभियान के लिए वो किसको भेजेगा, क्योंकि उसके पास तो सबसे बढ़िया सेनापति है, उसका नाम है मलिक काफूर। तो ही सेंट मलिक काफूर टू दिस मिशन, कौन सी मिशन को, साउथ इंडिया मिशन या दक्षिण भारत अभियान को। तो मलिक काफूर सेना लेके नीचे यानी साउथ इंडिया जाता है। तो वहाँ पे वो जाते जाते तेलंगाना जाता है। तो तेलंगाना में काकतीय डायनेस्टी राज करती थी। तेलंगाना में तब काकतीय डायनेस्टी राज करती थी और वहीं पे काकतीय डायनेस्टी का कैपिटल था वारंगल। काकतीय डायनेस्टी का क्या था कैपिटल, वारंगल। तो 1308 यानी 1308 में मलिक काफूर ने अटैक किया, कहाँ पे, वारंगल पे अटैक कर दिया। उसने वारंगल पर आक्रमण किया और काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे प्रताप रुद्रदेव, उनको हरा दिया। वारंगल में उसने अटैक करके प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया, जो कि रूलर थे वारंगल के। और फिर प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा तो आप सभी को पता होगा। तो प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर हीरा था, तो उसने प्रताप रुद्रदेव से वो कोहिनूर हीरा ले लिया और अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास अब कोहिनूर हीरा आ जाएगा। और कोहिनूर हीरा ऐसा माना जाता है कि वो जो पुरुष शासक थे उनके लिए वो बहुत ही अनलकी था ये हीरा, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे जिसके पास जो पुरुष शासक है उसके पास यदि कोहिनूर हीरा जाएगा तो वो रूलर का राज चला जाएगा, वो रूलर हारने लगेगा। लेकिन जो स्त्री शासक है या जो भी महिला है उसके पास यदि कोहिनूर हीरा जाता है तो वो उसके लिए लकी साबित हुआ है। ये आज तक कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री है। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा है। फिर वो आगे किस किस के पास जाएगा ये हम आगे देख लेंगे। अभी जैसे ही वारंगल पे अटैक होता है, वारंगल से उसने कोहिनूर हीरा तो ले लिया मलिक काफूर ने, फिर वो और साउथ को जाएगा, मतलब वारंगल के भी नीचे जाएगा। तो वो जाएगा फिर एंड में तमिलनाडु में रामेश्वरम एक जगह है, वहाँ पे वो जाएगा। और रामेश्वरम जाते ही उसको आगे समुद्र सी दिखाई जाएगा, एक समंदर दिखाई जाएगा। तो उसको लगता है शायद अभी धरती खत्म हो गई, यानी धरती खत्म हो गई मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा का पूरा विश्व जीत लिया। ऐसा किसको लगता है, मलिक काफूर को लगता है। और वो अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भेजता है कि आप विश्व विजेता बन गए हो, पूरा का पूरा धरती अब आपका है, क्योंकि आगे अब समंदर है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को भी लगता है कि वो विश्व विजेता बन गया है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी फिर सिकंदर ए सानी यानी अलेक्जेंडर सेकेंड, सिकंदर ए सानी यानी अलेक्जेंडर सेकेंड का टाइटल ले लेता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसको लगता है अब उसने पूरा विश्व जीत लिया है, इसलिए वो अलेक्जेंडर सेकेंड या सिकंदर ए सानी का टाइटल ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसी अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता होने के बाद जजिया और जकात अप्लाई कर दिया, जजिया और जकात अप्लाई कर दिया उसकी प्रजा के ऊपर। उसने उसके बाद घरई और चरई ये दो और टैक्सेस भी लगा दे। घरई मतलब हाउस टैक्स था, मतलब आवास कर था, और चरई मतलब एनिमल फीडिंग टैक्स यानी मवेशी कर था। उसी ने घरई और चरई टैक्स लगाया। घरई मतलब हाउस टैक्स था और तुम्हारा और तुम्हारा चरई टैक्स एक एनिमल फीडिंग टैक्स था, यानी मवेशी कर था। इसने जब चित्तौड़ अभियान उसका जब वो विनर हो गया था, चित्तौड़ उसने जीत लिया था, तो उसने चित्तौड़ को नष्ट करने के बाद उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर यानी खिजराबाद के नाम पर रखा था। कि चित्तौड़ को पूरा नष्ट हराया दिया था ना चित्तौड़ अभियान में चित्तौड़ को, तो उसने उसका नाम चित्तौड़ से बदल के खिजराबाद यानी अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था चित्तौड़ का नाम। मैक्सिमम अटैक मंगोलाइट्स के किसके शासनकाल में हुए हैं, वो है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने अभी थोड़े टाइम पे बताया था, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे। और फिर इसने आगे जाके पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ, मंगोलाइट्स के खिलाफ। कौन सी, ब्लड एंड स्वॉर्ड यानी रक्त एवं तलवार की नीति।
किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अप्लाई की थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी एक उसके पास क्वालिटी थी कि वो विजयो एवं शत्रु को मित्र बनाने की उसके पास नीति थी। वो शत्रु को भी मित्र अच्छे से बना लेता था और इसी नीति के कारण उसकी तुलना किसके साथ की जाती है? अकबर के साथ की जाती है। वो शत्रु को भी मित्र बना देता था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी की तुलना अकबर के साथ की जाती है। ये दिल्ली का ऐसा एकमात्र शासक था जो कि, क्योंकि इसके शासनकाल में हिंदू राजाओं जो भी हिंदू राजा थे उनकी स्थिति पहले जैसी बनी रही। मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हिंदू राजा को कुछ, मतलब पहले जैसी बनी रही। सिर्फ वो हिंदू राजा से टैक्स कलेक्ट करता था, बाकी आप राज करो, आप अपना सम्मान रखो, हम आपके सम्मान को कोई भी कुछ भी अटैक नहीं करेंगे, आप राजा हो लेकिन आपको हमें टैक्स देना पड़ता था। ऐसे वो सभी हिंदू राजाओं को बोलता था। उसके बाद मंगोलाइट्स के बहुत अटैक हो रहे थे, इसलिए उसने दिल्ली से कैपिटल सीरी लाई। दिल्ली से अब कैपिटल कहाँ पे गई? सीरी रह गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पे कैपिटल थी लाहौर, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली लाई और अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से कैपिटल कहाँ पे लेके आएगा? सीरी लेके आएगा। और इसी सीरी पे उसने सीरी फोर्ट का भी निर्माण किया। ही बिल्ड सीरी फोर्ट इन सीरी। और फिर इसी अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया। टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग। और इसी कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग यानी टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसको दीवान ए मुस्तखराज कहा करते थे। दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे मोनूमेंट्स बनाए, बहुत अच्छे जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। उसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया। कौन सा? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अलाई मीनार का भी निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का भी निर्माण किया। और ऑफकोर्स सीरी फोर्ट का तो निर्माण किया ही किया। सीरी फोर्ट का भी उसने निर्माण किया। फिर हौज खास में चोर मीनार है। हौज खास में चोर मीनार है। उस चोर मीनार का भी निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसी ने हुलिया और डाक प्रथा स्टार्ट की थी। हुलिया और डाक प्रथा स्टार्ट किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हुलिया मतलब क्या? जो भी उसके सैनिक थे वो उन सभी सैनिकों का एक स्केच बनाता था। हर एक सैनिक का एक अलग अलग स्केच रहता था उसके पास। और डाक प्रथा मतलब जो भी उसके पास घोड़े हैं उन सभी घोड़ों पे वो दाग लगाता था। मतलब उससे वो घोड़े जो थे वो समझ में आए कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े हैं और कितने घोड़े वो उसे पता चलता था। तो हुलिया और डाक प्रथा किसने स्टार्ट की? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद 1316 यानी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है और उसकी फिर कब्र यानी टॉम कहाँ पे मिलेगी आपको? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार का जो एरिया है दिल्ली में वहाँ पे उसकी कब्र मिलेगी। देखो इसका कैपिटल तो सीरी में है लेकिन उसकी कब्र कहाँ पे है? कुतुब मीनार का जो एरिया है ना दिल्ली वाला वहाँ पे उसकी कब्र है। तो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ पे? कुतुब मीनार का जो एरिया है दिल्ली में वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक दूसरा शासन का उसका बेटा शासन करेगा, लेकिन वो बहुत ही यानी नालायक था और वो बिल्कुल ही अच्छा रूलर नहीं था। उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी नाम का वो रूलर था। वो इतना नालायक था कि वो महिलाओं के पोशाक या निर्वस्त्र दरबार में आता था। मतलब वो एक तो महिलाओं के पोशाक पहन के दरबार में आता था, नहीं तो बिना कपड़े के दरबार में आता था। वो इतना नालायक था। उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी और उसका टाइम पीरियड है 1316 से लेके 1320 यानी 1316 से लेके 1320। ये 4 साल का उसका टाइम पीरियड है। और वो दिल्ली का ऐसा एकमात्र सुल्तान है, उसने ये घोषित किया था कि मैं एक खलीफा हूँ। हमें तो पता है खलीफा कौन होते हैं? मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा होते हैं, लेकिन ये
इसने क्या किया कि इसने बोला कि नहीं, मैं ही खुद खलीफा हूँ। और खलीफा हमने देखा था कि बगदाद में रहते थे, लेकिन इसने बोला नहीं, आज से मैं खलीफा हूँ। और मुबारक शाह खिलजी ऐसा एकमात्र दिल्ली का सुल्तान है जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो मुबारक शाह खिलजी के पास एक मंत्री था, उसका नाम था खुसर शाह। खुसर शाह ने भी फिर एक पदवी ले ली। उसने बोला कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। उसने उपाधि ले ली। किसने? खुसर शाह ने। कौन सी उपाधि? पैगंबर का सेनापति की। और उसने एक नारा दिया, क्या? इस्लाम खतरे में है। मुबारक शाह खिलजी के कारण इस्लाम खतरे में है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा है, वो खुद को खलीफा मान रहा है, तो इस्लाम खतरे में है। फिर इसने खुसर शाह ने मुबारक शाह खिलजी को मार दिया और 1320 में खुद को सुल्तान बना लिया। यानी अब कौन सुल्तान बनेगा? खुसर शाह सुल्तान बनेगा। और यही खुसर शाह क्या है? लास्ट सुल्तान है। किसका? खिलजी डायनेस्टी का। लास्ट सुल्तान कौन है खिलजी डायनेस्टी का? खुसर शाह है। और फिर देखो, मुबारक शाह खिलजी है ना, उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है ना, उसका गवर्नर बनाया था। किसको? गाजी मलिक को। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का गवर्नर था गाजी मलिक। मुबारक शाह खिलजी ने उसको बनाया था गवर्नर। लेकिन जैसे ही खुसर शाह राज करने लगता है ना, तो गाजी मलिक को लगता है कि मैं तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे में इससे ज़्यादा प्रतिभा है, तो मैं इसके अंडर क्यों काम करूँ। फिर वो खुसर शाह को मार देता है। गाजी मलिक मार देता है खुसर शाह को। और फिर गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो ऐसे आज हमने खिलजी डायनेस्टी एकदम इजी वे से, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। कल हम तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे।